हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। सो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी और इस टाइप का नाम है बेटा रेडिएशन। याद रहे कि हमने दो टाइप्स बेटा पढ़ ली हैं, एक का नाम था कंडक्शन और दूसरे का नाम कन्वेक्शन था। हमने कंडक्शन में देखा कि मैटर खुद ट्रांसफ़र नहीं होता, मैटर खुद मूव नहीं करता, लेकिन वो एटॉमिक वाइब्रेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हुए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कर देता है। और कुछ इसी तरह का फिनोमेना हमने कन्वेक्शन में भी देखा। बस फ़र्क ये था कि कन्वेक्शन फ्लूइड में होती है, सॉलिड्स में नहीं होती। और इसके अलावा कन्वेक्शन में फ्लूइड खुद मूव करता है और एनर्जी को शेयर करता है, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हीट एनर्जी को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर। इज इट क्लियर बेटा? सो आज हम थर्ड टाइप को बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेडिएशंस का। और याद रहे बेटा कि जब भी वैक्यूम में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो बाय रेडिएशन होती है। रेडिएशन को अगर आप माइंड में इमेजिनेशन बेटा बनाना चाहते हो तो कुछ इसी तरह की इमेजिनेशन बना लो कि बहुत सी वेव्स टाइप्स की रेडिएशन है जो कि बॉडी से इमिट हो रही होंगी और वो ट्रैवल करती जाती हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक बेटा पहुंच जाती हैं। सो रेडिएशन को हम डिफ़ाइन करते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी मीडियम। इसका मतलब है कोई मीडियम नहीं चाहिए इस तरह की एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए जो बाय रेडिएशन होगी। इज इट क्लियर? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बेटा ये कौन सी रेडिएशंस होती हैं? ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जिनमें आपको कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस नज़र आ जाती हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट नज़र आती हैं, कुछ विजिबल रीजन और डिफरेंट और बहुत सी टाइप्स होती हैं जो कि आप आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि रेडिएशन जो है वो वेव की तरह आगे ट्रांसमिट होती हैं, चाहे मीडियम हो या ना हो, इन्होंने ट्रैवल हो जाना है। सो दैट्स मीन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, जो कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। इमेजिन कर लेते हैं हम सन से रेडिएशन हम तक आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। और वो किस तरह से हम तक आ रही हैं? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह हम तक पहुंच रही है बेटा। द नेक्स्ट पॉइंट इज रेडिएशन इज द वे ऑफ थर्मल एनर्जी रीचेस अस फ्रॉम द सन। रेडिएशन हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई जो हमने डिस्कस कर ली बेटा। ठीक हो गया? पहली लाइन में लिखा है रेडिएशन इज द वे थर्मल एनर्जी रीचेस टू। एक तरीका है, एक पैटर्न है, एक वेव्स हैं जिनकी वजह से हम तक जो थर्मल एनर्जी है वो हम तक पहुंचती है। ठीक हो गया बेटा? इसको इस तरह भी अज्यूम कर सकते हो कि हर फोर्स को, हर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करने के लिए कुछ कैरियर्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए जो कैरियर्स होते हैं उनको हम फोटॉन्स कहते हैं। ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ए लेवल में जाके बेटा आप देख लेंगे। सिंपल आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ कि सन से लाइट हम तक आ रही है तो कौन लेके आ रहा है? ये फोटॉन्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके आ रहे हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो कि वैक्यूम से भी ट्रैवल कर जाते हैं, एयर से भी ट्रैवल कर जाते हैं और डिफरेंट मीडियम से भी ट्रैवल करते जाते हैं बेटा। इज इट क्लियर? ठीक हो गया? तो रेडिएशन हम तक आ रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन लेके आ रहा है? कुछ छोटे छोटे कैरियर्स हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। वो हम तक रेडिएशंस को, हीट एनर्जी को लेके आ रहे हैं। एक जगह से एनर्जी पिक करते हैं, दूसरी जगह पे जाके वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल रेडिएशंस जिनकी वजह से हम तक थर्मल रेडिएशन पहुंचती हैं, जिनकी वजह से या जिस फॉर्म में हम तक पहुंच रही है। तो उसमें पहली फॉर्म है बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन और ये बहुत बड़ा एक काज है थर्मल रेडिएशन के ट्रांसफ़र का। थर्मल रेडिएशन हमेशा हम तक आएंगी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। इवन कि हमारी बॉडी भी बेटा इस टाइम इंफ्रारेड रेडिएशंस को हर टाइम प्रोड्यूस कर रही होती है। इज इट क्लियर? द सेकंड टाइप इज विजिबल रीजन। हमें जो 7 कलर्स नज़र आ रहे हैं इनके फॉर्म में भी एनर्जी हम तक आती है। एंड द लास्ट वन इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। इज इट क्लियर बेटा? तो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं इनकी वेवलेंथ जो होती है बेटा, आई होप आप वेवलेंथ के बारे में जानते होंगे, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है बेटा? कम, और एनर्जी भी क्या हो जाती है? कम। इज इट क्लियर? विजिबल लाइट की ये सारी चीज़ें मॉडरेट टाइप होती है, ठीक है, मीडियोकर सी होती हैं। ओके, अल्ट्रावायलेट की बेटा वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है
और एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है और हमारे लिए हार्मफुल भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी को ये लेके आ रही होती हैं, एनर्जी हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। इसलिए किस तरह से आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह आती हैं। ओके, किस फॉर्म में आती हैं? उनकी टाइप्स क्या हैं? इंफ्रारेड, विजिबल रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज थर्मल रेडिएशन is infrared radiation in all objects. This radiation, when it falls on the object, it is partially reflected and partially transmitted and partially absorbed. The absorbed radiation raises the temperature of the object. तो ये आई होप सो कि ये चीज़ आपको आती होगी। शायद मैं अपनी वीडियो को बैक में ले जाता हूँ ताकि आपको ये लिखने में आसानी हो जाए। जी बेटा, तो इस पूरी स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? हमने टोटल गिनी चुनी 3-4 बातें पढ़ी कि थर्मल एनर्जी हम तक आ रही है with the help of electromagnetic radiations, और ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह हम तक पहुंचती हैं बेटा। और इसकी कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट। कौन लेके आता है? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी। ये वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो जाती है। जी बेटा, और इंफ्रारेड रेडिएशन में आपने ये फिनोमेना बहुत दफ़ा देखा होगा कि जब भी आप गेम्स खेलते हो, जैसे फ्री फायर होगी जिसमें आप थर्मल स्कोप बेटा यूज़ करते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी में भी आप थर्मल स्कोप जब यूज़ करते हो तो आपको जो पर्सन है बेटा वो ऑरेंज कलर का नज़र आता है। ऐसा है कि नहीं? या इस किस्म का नज़र आता है। तो बेटा ये जो रेडिएशंस हैं ये हमारी बॉडी से बाहर निकल रही हैं, और जैसे ही आप थर्मल स्कोप जो कि स्पेशल मटेरियल की बनी होती है वो जैसे यूज़ करते हो तो वो जो स्क्रीन है थर्मल स्कोप की वो इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट कर लेती है। जब वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को बेटा डिटेक्ट करती है तो बड़े आसानी से हमें छुपे हुए एनिमीज़ भी क्लियरली नज़र आ जाते हैं। तो ये एक फिनोमेना मैंने कहा चले आपसे शेयर कर देता हूँ। ओके बेटा, अब जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट्स रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं और एमिट भी कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कब एक बॉडी एक बेहतरीन एमिटर होगी, एक बेहतरीन एब्जॉर्बर होगी, और कब वो एक न्यूट्रल बॉडी होगी। इज इट क्लियर बेटा? तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सटर्नल टेम्परेचर जो कि कितना है बेटा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात भूलिएगा नहीं। और ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी कितना है? वो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। दैट्स मीन जो रूम टेम्परेचर है वही सराउंडिंग का टेम्परेचर है, वही किसका टेम्परेचर भी हो गया, वही आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी हो गया। अगर दोनों रीजन का टेम्परेचर सेम हो तो दैट्स मीन बेटा कोई हाई प्रेशर कोई लो प्रेशर नहीं बनेगा, कोई हाई पोटेंशियल कोई लो पोटेंशियल, कोई हाई टेम्परेचर कोई लो टेम्परेचर रीजन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इस बॉडी के अंदर जितनी हीट इंटर होंगी बेटा उतनी हीट ही कहाँ चली जाएंगी? बाहर चली जाएंगी। इसका मतलब है कि नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र 0 होगा। जितना इनसाइड हुई उतनी आउटसाइड हुई, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। That's mean the rate of absorption is equal to the rate of emission as well. So we can say that this is the case of thermal equilibrium, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो इतनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है जितनी वो बाहर निकाल रहा है। तो ना टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आ रहा है, ना कोई हीट का ट्रांसफ़र, जितना इन हो रहा है उतना आउट हो रहा है, कोई रीज़नेबल टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। और इस टाइम जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी बेटा, जो एमिट होंगी, वो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी और सेम वेवलेंथ और सेम एनर्जी की होगी। इज इट क्लियर? अब बेटा मैंने क्या किया? इनसाइड टेम्परेचर बॉडी का कितना हो गया? ये 120 हो गया। दैट्स मीन काफ़ी हाई टेम्परेचर है, बॉडी बॉयल हो रही। और एक्सटर्नल टेम्परेचर बेटा कितना हो गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इस टाइम हम कह सकते हैं कि 90% रेडिएशन जो है बेटा वो बाहर निकल रही है, सिर्फ और सिर्फ 10% रेडिएशन अभी भी सिस्टम के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर या बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्ब हो रही है। तो मैक्सिमम हीट चूंकि बेटा बाहर निकल रही है तो हम कह सकते हैं दिस बॉडी इज नाउ नेम एज द नेट इमिटर। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम रेडिएशन को क्या कर रहा है? वीडियो मैंने पॉज करके नोट डाउन कर ले। मैक्सिमम रेडिएशन को बेटा क्या कर रहा है? ये इमिट कर रहा है। तो जो रेडिएशन बेटा बाहर निकाल रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी की है। अगेन ये कॉन्सेप्ट बेटा ए लेवल में जाके देखोगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है लैम्डा के। कोई लॉ होगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और इस किस्म के लॉ होंगे एक दो, वो आप पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा जानना की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि टेम्परेचर
जब इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी बाहर निकलेगी बेटा, उनकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो ऑल्टर करती जाएगी। ठीक हो गया? आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह बाद में जाके ये लेवल में सीख लेंगे हम लोग। अभी मैं सिंपल बेटा आसान कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी एक ख़ास किस्म का मटेरियल लो और उसको हीट करना स्टार्ट कर दो, तो हो सकता है वो पहले ग्रे कलर शो करे जलने की वजह से, हो सकता है वो डार्क ग्रे कलर शो करे, और आहिस्ता आहिस्ता वो रेड कलर शो करे, रेडिश ब्राउन कलर शो करे, येलो कलर शो करे, ऑरेंज कलर शो करे। इस किस्म के डिफरेंट कलर्स शो करते हैं जब हम खास एक स्पेसिफिक मटेरियल को जब हम हीट करते हैं। दैट्स मीन कि टेम्परेचर और वेवलेंथ का बड़ा एक कन्फ्लिक्ट साइन का चल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमें डिफरेंट कलर्स की जो वेवलेंथ की लाइट है वो निकलती हुई नज़र आती है बेटा। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से अब आपको समझना मुश्किल नहीं होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा नेट एमिटर है, तो दैट्स मीन जो फ्रीक्वेंसी बाहर निकल रही है इस टाइम ऑब्जेक्ट से वो हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी की रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं बेटा। इज इट क्लियर हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें और मज़ीद क्या सीखने को मिलता है। जी बेटा, नेट एब्जॉर्बर के लिए सीखने को मिलेगा, ये लिख लें जल्दी से, मैं वीडियो पहले दोबारा से अपने सामने ले आता हूँ। और इस वीडियो में जो इस स्लाइड में जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है बेटा वो कितना है? 120 है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया? ये मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और मिनिमम रेडिएशन को बाहर निकाल रहा है। तो दैट्स मीन दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ नेम एज नेट एब्जॉर्बर। और चूंकि इसका टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का ज़्यादा है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? एमिट नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये बात आप लोगों ने बेटा याद रखनी है। नाउ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास डेली लाइफ में कुछ ब्लैक सर्फेसेस होती हैं, कुछ वाइट सर्फेसेस होती हैं। तो अगर आप एज्यूम करो कि अगर आपने ब्लैक सूट पहना है आजकल के मौसम बेटा, जिसमें आपको काफ़ी गर्मी लगेगी, तो आपने ऐसा करना है कि 5-10 मिनट ज़रा वॉक करके आनी है बाहर धूप में। और एक दिन आपने वाइट कलर के कपड़े पहने और फिर 5-10 मिनट वॉक करके आनी है। तो आप देखेंगे कि जिस दिन आपने ब्लैक कलर के ड्रेस कोट पहना है उस टाइम आपको बेटा ज़्यादा शदीद गर्मी लगेगी एज़ कम्पेयर टू जिस दिन आपने वाइट ड्रेस पहना है। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि ब्लैक सरफेस बेटा गुड एब्जॉर्बर होती है, गुड एमिटर होती है, लेकिन उसके साथ ही ये पुअर रिफ्लेक्टर होती है। इज इट क्लियर बेटा? सो पुअर एब्जॉर्बर, पुअर एमिटर एंड गुड रिफ्लेक्टर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाइट सर्फेसेस। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब इन्हीं चीज़ों को हम प्रूव करने लगे हैं अपने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में, जिसमें उसने कहा है कि शो कीजिए कि जो डल सरफेस है वो बेटर एब्जॉर्बर है एज कम्पेयर टू द शाइनी और द वाइट सरफेस। इज इट क्लियर बेटा? तो हमने क्या किया, एक सेंटर में हीटर लगाया या इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया, कुछ भी आप, इलेक्ट्रिक रॉड भी आप कह सकते हैं, जो कि हीट प्रोवाइड कर रहा है। और याद रखिएगा इसका जो पहला कंट्रोल वेरिएबल है जिसको आपने कंट्रोल करना है कि इसकी पावर वेरी ना करे, पावर शुड बी कांस्टेंट। ठीक हो गया? जी बेटा, पावर कांस्टेंट हो मतलब जो भी आप सप्लाई दे रहे हो वो कांस्टेंट हो। इस हीटर से दोनों साइड का जो डिस्टेंस है बेटा ये भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये हम कुछ P6 की बातें भी कर रहे हैं जहाँ पे आपको मतलब ये चीज़ें वो पूछता है कंट्रोल वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, तो एक आपने पावर सप्लाई को कांस्टेंट कर दिया, एक आपने डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दिया। इज इट क्लियर? सराउंडिंग के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना है। ऐसा नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट आप इनसाइड रूम कर रहे हो, एक आउटसाइड रूम कर रहे हो, इस किस्म की बात नहीं करनी। ठीक हो गया? और बेटा ये जो साइज़ है मटेरियल का, डल एंड द शाइनी सरफेस का, ये भी आपने क्या लेना है? कांस्टेंट लेना है। तो इस किस्म की चीज़ें आप बेटा P6 में देखोगे जहाँ पे इस तरह के वेरिएबल्स को कंट्रोल करके आप सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो उनका रिलेशन है आप वो इजीली चेक कर सकते हैं। नाउ आपने क्या किया बेटा? वैक्स लगाई और वैक्स के साथ आपने दो कॉइन्स को शाइनी सरफेस के बाहर की साइड और डल सरफेस के बाहर की साइड आपने जाके अटैच कर दिया। हीटर ऑन कर दिया तो सबसे पहले जो कॉइन गिरेगा वो बेटा किस सरफेस से होगा? डल ब्लैक सरफेस से होगा। इसका मतलब है कि डल ब्लैक सरफेस ने ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया है, उसी वजह से जो वैक्स है वो बेटा मेल्ट हो गई और आपका जो डल सरफेस है कॉइन है वो नीचे जल्दी गिर जाएगा एज़ कम्पेयर टू द शाइनी सरफेस। अगेन मैं वीडियो बेटा हटा रहा हूँ, इसको ज़रा चेक कर लें, देख लें, कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे फिर आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है बेटा। ठीक हो गया? चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट हम ट्राई करते हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं बेटा कि हमारे पास
जो डल ब्लैक सरफेस है वो बेटर एमिटर भी है या नहीं है। तो अगेन हमने एक कॉपर की शीट ली और आप 2 शीट ले लें, उनको एक दूसरे से जोड़ दें बेशक, और दोनों सरफेसेस को आप इक्वल अमाउंट में हीट प्रोवाइड करें। तो जब आप बेटा इक्वल अमाउंट में हीट प्रोवाइड करेंगे और दोनों ब्लैक सरफेस और शाइनी सरफेस के ऊपर आपने अपने हैंड्स रख लेने हैं या कोई थर्मोमीटर लगा देना है। इज इट क्लियर? तो जब आप ये दोनों एवेल्यूएशन के छोटे से प्रोसेस को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ये फील होगा कि जो आपने हैंड, बैक हैंड बेशक रख लो ताकि फील ज़्यादा हो, जो आपने बैक हैंड ब्लैक सरफेस या ब्लैक पॉलिश सरफेस के ऊपर लगाया है वो ज़्यादा हीट को एमिट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द शाइनी सरफेस। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बेटा, आई होप सो कि आपको समझ आता जा रहा होगा। द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज, आपने एक केन को, 2 केन लिए आपने, एक को आपने ब्लैक कलर से पॉलिश कर दिया, एक आपने किससे पॉलिश कर लिया बेटा, पॉलिश कर दिया किससे, शाइनी सरफेस से कोई पॉलिश कर दिया, कोई कलर पॉलिश कर दिया, ठीक है। अगेन जब आपने थोड़ी देर बाद इनकी टेम्परेचर देखा बेटा, तो जो ब्लैक पॉलिश सरफेस थी उसका टेम्परेचर 90 डिग्री पे गया हुआ था, और जो ये वाला था बेटा इसका टेम्परेचर कितना था, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। तो ये भी आपको एक बात बताई जा रही है कि जो ब्लैक सरफेस है या ब्लैक बॉडी भी इसको कह सकते हैं, ब्लैक बॉडीज हैं, ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं एज़ कम्पेयर टू द शाइनी सरफेस। सो बेटा ग्राफ कैसे बनेगा किस चीज़ का, ब्लैक बॉडी का वर्सेस द वाइट बॉडी। क्लियर? टेम्परेचर आपने वाई एक्सेस पे रखा, टाइम अपने एक्स एक्सेस पे रखा। अब जब ग्राफ बना, ये पिछले वाला एक्सपेरिमेंट हमने जब परफॉर्म किया तो हमने देखा कि जो ब्लैक का है इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है और वाइट का ग्राफ थोड़ा सा ऐसे कर्व है, जा तो उसका भी ऊपर रहा, लेकिन एज कम्पेयर टू द ब्लैक वन ये कम स्टीपर है। तो यहाँ से बेटा पता क्या चला, पता बेटा ये चला कि सेम टाइम में, या मैं कर लेता हूँ, सॉरी, अच्छा सेम टाइम में, ये सेम टाइम में हमें जो हीट एब्जॉर्ब हुई नज़र आ रही है वाइट में वो कम है और ब्लैक में उससे ज़्यादा है। तो ये ग्राफ की आपने प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है। अगेन सेम इज़ द केस विद कि जब आप इमिट करते हो तो कौन सी चीज़ ज़्यादा इमिट करती है। तो याद रखिएगा बेटा, जो एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है वो इमिट भी उससे ज़्यादा करता है। वाइट कलर पुअर एब्जॉर्बर है तो दैट्स वाई वो पुअर एमिटर भी है। ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर है तो दैट्स वाई वो गुड एमिटर भी है। तो अगर आपका ग्राफ, अगर आप इनका बेटा चेक करें तो आपको किसी भी टाइम में जो ब्लैक सरफेस है वो ज़्यादा रेडिएशन को इमिट करती हुई नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू द वाइट सरफेस, और फिर दोनों सेम टेम्परेचर अटेन कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये कौन सा टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है। और यही रीज़न है बेटा कि बहुत सी जगहों में क्या यूज़ किया जाता है, आपको वाइट कलर के कपड़े जो हैं वो समर्स में पहनने को कहा जाता है। इसी तरह अगर आपने अम्ब्रेला को यूज़ करनी हो बेटा तो वो भी आप धूप से बचने के लिए, तो बहुत से लोगों को देखा है वो ब्लैक कलर की लेके चले जाते हैं। तो ब्लैक कलर तो फ़ायदा नहीं देगा, वो तो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, उससे तो हीट इनसाइड अम्ब्रेला का जो इनसाइड पोर्शन है उस पर ज़्यादा हो जाएगी। तो बजाय उसके कि आप ब्लैक सरफेस की एक अम्ब्रेला लेके जाएं, आप वाइट सरफेस की कोशिश करें परचेज़ करें, और ताकि वो एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है और पूरा एब्जॉर्बशन उसकी है, जिसकी वजह से आप आसानी से बच सकेंगे। ये 1-2 पॉइंट्स है बेटा, इनको मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि ये आपकी जो कैम्ब्रिज की का जो PDF सिलेबस का PDF गिवन है उसके अंदर ये 2 पॉइंट्स बड़े ही सेपरेट करके लिखे हुए हैं कि रेट ऑफ इमिशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर सरफेस का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते। तो याद रखिएगा बेटा कि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रेट ऑफ इमिशन बढ़ जाएगा विद द इंक्रीज ऑफ द सरफेस टेम्परेचर अगर हम किसी भी बॉडी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते हैं। इज इट क्लियर? दैट्स मीन जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी हीट वो इमिट कर देगा। सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो इन दोनों के जो रेट ऑफ इमिशन है ये क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और ये भी क्या है, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन बना देता हूँ, दोनों के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल है। नाउ कुछ बातें इसमें मज़ीद रह गई हैं, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करके लेक्चर थर्मल फिज़िक्स का चैप्टर हम एंड कर देते हैं। सो टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।